हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग बीज से बने हुए 10 क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया कि हम हठ योग वीक को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो आज जो है इसका लास्ट सेलिब्रेशन डे है और ये लास्ट क्विज जो कि हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति और हठ योग बीज से बने हुए 10 क्विज को आज हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं टेलीग्राम चैनल क्यूरेटिव योग के डेली बेसिस क्विज पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आज के लिए हम आज के वीडियो में हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा गया था वो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शहीद प्राणायाम्स आर डिस्कस्ड इन योग बीज। योग बीज में शहीद प्राणायाम के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो योग बीज जो ग्रंथ है, सबसे पहले ये तो पता कर लो कि योग बीज जो ग्रंथ है वो जो है वो गुरु गोरक्षनाथ के लिखा हुआ है। वो ग्रंथ जो है वो गुरु गोरक्षनाथ ने लिखी है और वहाँ पर जो है 4 टाइप्स के योग प्राणायाम के बारे में बताया गया है। 4 टाइप्स के शहीद प्राणायाम के बारे में कहते हैं और 1 टाइप्स के केवल कुंभक के बारे में कहा जाता है। 4 शहीद कुंभक और 1 केवल कुंभक के बारे में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 4 जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की एकता कौन से योग की परिभाषा है। चारों योग के डेफिनेशन आपको पता है। मंत्र योग क्या है, लय योग क्या है, हठ योग क्या है, राजयोग क्या है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो बात आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल कहते हैं ना, वो जो होता है ना एक सुपरफिशियल लेयर, मतलब एकदम ऊपर वाला लेयर, ये उस लेयर का क्वेश्चन है। बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर से ये क्वेश्चन बनाया गया है दोस्तों। तो क्षेत्रज्ञ की जो बात है वो हमेशा लय योग पर आते हैं, यानी ये लय योग का डेफिनेशन है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों की एकाग्रता, इन दोनों को एक हो जाना, मिल जाना एक दूसरे के साथ, ये जो है वह लय योग की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहे हैं कि अस्थि, मांस, त्वक, नाभि, रोम यह पंच महाभूत के कौन से तत्व के साथ संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है ये सीधा सिद्ध सिद्धांत पद्धति से जो है पूछा जा रहा है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति जहाँ पर उत्पत्ति क्रम बताया हुआ है, उसके बाद ये 5 तत्वों के बारे में वहाँ पर कहते हैं। और ये जो है आपको पूछा गया है अस्थि, मांस, त्वक, नाभि, रोम, यानी ये एक 5 तत्वों में एक तत्व का ये 5 क्वालिटी बताया जा है। एक तत्व का 5 क्वालिटीज यहाँ पर बताया गया है। वो कौन से तत्व है, या वो भूमि तत्व है, या वो जल तत्व है, या तेज तत्व है, या फिर वो वायु तत्व है। ये जो है ये भूमि तत्व को कहते हुए वहाँ पर 5 वन की क्वालिटीज बताते हैं भूमि तत्व का, जो कि है अस्थि, मांस, त्वक और नाभि और रोम। ये 5 बताए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भूमि तत्व से जुड़ा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कह रहा है कि अंतकरण पंचक में जो शामिल नहीं है। सबसे पहले बताओ, अंतकरण चतुष्टय तो हमने पहला पढ़ा है। तो अंतकरण चतुष्टय में क्या होता है, मन होते हैं, बुद्धि होते हैं, चित्त होते हैं और अहंकार होता है। अंतकरण चतुष्टय अगर हैं तो ये बी और सी, उसके साथ हम लगा देंगे चित्त और उसके साथ हम लगा देंगे अहंकार। ये अगर हमने कर लिया तो ये हो गया हमारा अंतकरण चतुष्टय। और अंतकरण पंचक के लिए क्या होता है, यही 4 होते हैं, यही 4 होते हैं। उसके साथ एक जो है वो ऐड हो जाता है। वो एक क्या है, इज इट चैतन्य, इज इट आत्मा, इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी मन और बुद्धि तो है ही है। तो अंतकरण पंचक में शामिल नहीं है पूछा। तो पहले क्या क्या अंतकरण पंचक है इसको पता कर लेते हैं, तो फिर जो एक्स्ट्रा है वही शामिल नहीं है। तो क्या क्या आता है अंतकरण पंचक में, मन आते हैं, बुद्धि आते हैं, चित्त आते हैं, अहंकार आते हैं और चैतन्य आता है। चैतन्य, ठीक है, चैतन्य आता है, यानी ये भी आपका अंतकरण पंचक बन गया। यानी जो है आत्मा जो है वो अंतकरण पंचक से जो है वो शामिल नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आत्मा जो है वो अंतकरण पंचक में शामिल नहीं होता है जी। ठीक है, अब आते हैं आगे। कह रहे हैं कि काम रूप पीठ जो है वो कहाँ पर विद्यमान है। इज इट व्योम चक्र, इज इट स्वाधिष्ठान चक्र पर होता है, या तो वो ब्रह्म चक्र पे होता है, या तो वो ब्रह्मरंध्र चक्र पर होता है। व्योम चक्रों का जो मतलब है वो आकाश चक्र जिसे कहा गया है, आकाश चक्र। ठीक है, इसको गोलाना मत, इसका कभी मिक्स मत करना। व्योम चक्र और ब्रह्म चक्र दोनों अलग अलग होता है। कामरूप पीठ की अगर बात की जाए तो वो जो है वो ब्रह्म चक्र पर बताया गया है, ब्रह्म चक्र, नॉट व्योम।
व्योम का मतलब होता है आकाश चक्र, ठीक है, व्योम चक्र जिसे आकाश चक्र कहते हैं, और ये ब्रह्म चक्र जो जिसको मूलाधार कहते हैं, ब्रह्म चक्र जिसको मूलाधार कहा गया है, तो वहां पर जो है कामरूप पीठ के बारे में बताया गया है। ये भी सिद्ध सिद्धांत पद्धति का ही कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको एसएसपी से ही बना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है वहां पर कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस आसन का उल्लेख जो है वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में नहीं है। भाई सिद्ध सिद्धांत पद्धति का जो है शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसएसपी। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति का अगर आप आसन के बारे में बात करेंगे तो एस से होता है स्वस्तिकासन, एस से होता है पहले स्वस्तिकासन, एस से होता है जी सिद्धासन, और एस पी से होता है पद्मासन, पी से होता है पद्मासन। तो लो ये 3 आसन हो गया सिद्ध सिद्धांत पद्धति के। अब आपको क्या पूछा, कौन सा नहीं है, तो इस तीनों को एलिमिनेट करो। ये है सिद्धासन, हाँ जी है सिद्धासन, एलिमिनेट कर दी। स्वस्तिकासन है जी, एलिमिनेट कर दो। पद्मासन है जी, एलिमिनेट कर दो। बचा कौन, उग्रासन, यानी ये नहीं है। और यहाँ पर जो चारों कॉम्बिनेशन बता दिया गया है एसएसपी के साथ, अगर आप यू जोड़ दो तो वो किस ग्रंथ का आसन है, वो जो है वो शिव संहिता का आसन बन जाता है, एसएसपीयू। यानी ये चारों जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये एज इट इज शिव संहिता में बताए गए हैं, ठीक है, ये एज इट इज आपको शिव संहिता में बताया गया है। यानी यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि त्रिग्रंथि के भेदन में सहायक प्राणायाम कौन सा है। इज इट भस्त्रिका, इज इट भ्रामरी, इज इट शीतली, इज इट शीतकारी। कौन सा है जो त्रिग्रंथि मतलब क्या है, एक है आप हमारा ब्रह्म ग्रंथि, दूसरा है हमारा विष्णु ग्रंथि, तीसरा है हमारा रुद्र ग्रंथि, रुद्र। इन तीनों ग्रंथि को एक साथ त्रिग्रंथि कहा जाता है, इसको कहा जाता है त्रिग्रंथि, ठीक है, इसे कहा गया है त्रिग्रंथि। त्रिग्रंथि के वेदन में जो है वो भस्त्रिका जो है वो त्रिग्रंथि के वेदन में मदद करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के अगर बेनिफिट पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि त्रिग्रंथि वेदन में सहायक है भस्त्रिका, ठीक है, वही आपको पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने योग अंग के बारे में चर्चा की गई है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अगर योग अंग पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है अष्टांग योग के बारे में चर्चा करते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है वहां पर अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, सीधा सीधा अष्टांग योग यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग के बारे में ही चर्चा करते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहे हैं कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कौन से मत को भव प्रत्यय के साथ तुलना की जाती है। कौन से मत को भव प्रत्यय के साथ तुलना की जाती है। भव एक होता है, देखो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ना एक होता है काक मत, 2 मत के बारे में बताया गया है, एक है काक मत, एक है मरकट मत। काक मत जो होता है ये होता है बेसिकली भव प्रत्यय, ये जो है वो भव प्रत्यय है। और मरकट मत जो है इसे कहते हैं उपाय प्रत्यय, उपाय प्रत्यय कहा गया है। भव प्रत्यय मतलब क्या है, काक मत को क्यों बताया गया है इसको, काक क्या करते हैं, काक जो है पेड़ के ऊपर बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेड़ है, इसके ऊपर काक बैठे हैं, ठीक है। अब काक क्या करेंगे, इस पेड़ से उड़कर जाके कि यहाँ पे आके भी बैठ सकता है, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए काक को नीचे उतरने की जरूरत नहीं होती है, वो उड़ के यहाँ से जा सकता है। बिल्कुल उस तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल एक योगी है जो प्रकृति लय योगी होते हैं, जो योग अभ्यास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका योग अभ्यास जो है वो इस जन्म में व्यर्थ रह गया, मतलब बीच में ही उनको देह अपने जो शरीर है वो त्यागना पड़ा, और वो जो है उनकी जो अगली जन्म होता है वो इस जन्म में फॉर एग्जाम्पल 9 स्कोर तक साधना की है, उस जन्म में जाके वो 9 से ही स्टार्ट करेंगे, 9 से करेंगे, फिर 10, 11, 11 आगे वो जाएंगे, मतलब जहाँ पे इस जन्म में छोड़ा है उस जन्म में जाकर अगले जन्म में क्या करेंगे, वहां से कंटिन्यू करेंगे उस साधना को, और वो अपना जीवन जो है वो मुक्त जीवन से जो है वो उसको मुक्ति मिल जाती है। ये होता है भव प्रत्यय। जैसे एक काक होता है ना, पेड़ के ऊपर से जाकर ऊपर में ही बैठ सकते हैं, मतलब यहाँ से उड़ा दूसरे पेड़ के ऊपर में जाकर बैठा, उनको जरूरत नहीं है कि पहले नीचे आओ फिर पेड़ से फिर चढ़ो, ऐसे जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो मरकट मत होती है यानी उपाय प्रत्यय जो है, वहां पर साधना के लिए जो है साधन पंचक की बात बताते हैं पतंजलि पे, ठीक है। उपाय प्रत्यय जो है वो महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए हैं, जहां पर मरकट मत को इसलिए उसके साथ मैच किया जाता है क्योंकि मरकट का मतलब क्या होता है, बंदर। बंदर फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, वो जैसे
जाते हैं ना एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, पहले तो अगर नज़दीक है तो वो जंप मार के चला जाएगा अगर नज़दीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक पेड़ यहाँ है एक पेड़ यहाँ है तो इतना वो उड़ के तो नहीं जा सकते, वो या तो जंप कर सकते हैं या तो फिर उसको पेड़ से नीचे उतरना होगा। अब जंप की बात यहाँ पे आते नहीं है, उन्होंने बोला कि उड़ के जा सकते हैं कि नहीं, उड़ के तो नहीं जा सकते भाई, चाहे पेड़ दूरी पे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल पेड़ दूर है तो उसको इस पेड़ से इस पेड़ जाने के लिए उसको पहले नीचे उतरना होगा, फिर ऐसे जमीन से चलकर ऐसे 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 जाके वो उड़ पाएगा उस पेड़ में, ठीक है। बिल्कुल उस तरह जैसे इस जन्म में हमने कुछ किया, अगले जन्म में फिर से हमें नए से स्टार्ट करना पड़ता है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जो एकमात्र जो प्रकृति लय योगी होते हैं उनके लिए जो है भव प्रत्यय होता है, उनका जन्म जो होता है वो उनको साधना को पूरा करने के लिए जन्म होता है। लेकिन जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके लिए अगर मुक्ति प्राप्ति करनी है, योग में साधन प्राप्ति करनी है, तो उनको जो है उपाय प्रत्यय यानी 5 उपाय जो बताए गए हैं, साधन पंचक जो बात कहते हैं पतंजलि में, उस साधन पंचक के जरिए प्रैक्टिस करके उनको उनका समाधि जो है वो प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए काक मत को जो है वो भव प्रत्यय से तुलना की जाती है, मरकट मत को जो है वो उपाय प्रत्यय से तुलना की जाती है, ठीक है। और 2 कंसेप्ट आते हैं, एक आते हैं कल्पित मत, ये जो है ये योग बीज का क्वेश्चन है, योग बीज में ऐसा पूछा गया है, ठीक है, योग बीज में ये सब बताए गए हैं। और कल्पित मत और अकल्पित मत, कल्पित मत नहीं होता, अकल्पित मत करके कुछ नहीं होता, होता है कल्पित सिद्धि और अकल्पित सिद्धि, जो कि योग बीज में बताया जाता है। कल्पित सिद्धि वो होता है जिसके बारे में ना हम चर्चा करते हैं, मंत्र से जो प्राप्त करते हैं, औषधि द्वारा जो प्राप्त करते हैं, जन्म के द्वारा कुछ सिद्धियां हमें प्राप्त होती है, तो जो इस जरिए हम प्राप्त करते हैं, जो कल्पना रहित है, मतलब जो हम कल्पना करके हैं करते हैं, जिसके लिए जो कभी जन्म के द्वारा किसी को सिद्धि प्राप्त होती है, कोई औषधि के द्वारा करते हैं, कोई मंत्र द्वारा, कोई त्वाप द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं, ये सब जो होता है इसको कल्पित सिद्धि कहते हैं। कुछ होता है अकल्पित सिद्धि, मतलब जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं, जो ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त होता है अपने कर्मों के द्वारा, वो होता है अकल्पित सिद्धि। ये भी जो है ये कंसेप्ट, इस कल्पित सिद्धि और अकल्पित सिद्धि का जो कंसेप्ट है ये भी योग बीज में ही बताया गया है, ठीक है, ये भी योग बीज में बताया गया। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से मत जो है वो भव प्रत्यय के साथ तुलना की जाती है, कौन से मत की तुलना भव प्रत्यय के साथ की जाती है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा काक मत। काक मत की जो तुलना होती है वो भव प्रत्यय के साथ की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न पर, कह रहा है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कुंडलिनी कितने प्रकार की होती है। देखो कुंडलिनी कितने प्रकार की कहा गया है, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो है कुंडलिनी जो है वो बेसिकली 2 प्रकार के कहा गया है। एक होता है प्रबुद्ध, एक होता है अप्रबुद्ध, ठीक है, एक होता है प्रबुद्ध कुंडलिनी, एक होता है अप्रबुद्ध कुंडलिनी। कुंडलिनी कितने प्रकार के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा। कुंडलिनी के 2 टाइप्स बताए गए हैं, एक है प्रबुद्ध, मैंने लिख दिया यहाँ पर, एक होता है प्रबुद्ध और दूसरा जो है वो होता है अप्रबुद्ध कुंडलिनी, अप्रबुद्ध, ठीक है, एक होता है प्रबुद्ध, एक होता है अप्रबुद्ध, ये दोनों टाइप्स के बारे में कहते हैं कुंडलिनी के प्रकार बताते हुए योग बीज में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी हमने कर लिया 10 प्रश्न को डिस्कस और हो गया हमारा हठ योग वीक का सेलिब्रेशन कंप्लीट। यहाँ तक ही रहा हमारा हठ योग वीक का सेलिब्रेशन। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना ज़रूर बताइए, ये आकर बताना मत भूलिए, क्योंकि मुझे ये जानना है आप लोगों से कि कैसा लगा हमारा ये हठ योग वीक सेलिब्रेशन, कैसा आप लोगों को लगते हैं रेगुलर बेसिस पर जो हम क्विज करते हैं ये क्विज कैसा लगते हैं, और आप अगले वीक में क्या टॉपिक के ऊपर क्विज करना चाहते हैं ये भी आप हमें सजेस्ट करके बता सकते हैं। हम उसी टॉपिक को प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक में क्विज करने के लिए। तो चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।